हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11th फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर 2 की, जिसका नाम है ओलंपिक दर्शन मूल्य शिक्षा। तो ये चैप्टर आपका ओलंपिक्स के बारे में रहने वाला है। तो ओलंपिक्स के बारे में अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको सारी डिटेल्स जो होती है ओलंपिक्स के बारे में पता चल जाएगी कि ओलंपिक होते क्या है, क्यों कराए जाते हैं, इनका मेन उद्देश्य क्या है, कि आज से पहले भी कभी ओलंपिक्स एग्जिस्ट करते थे, कि जैसे आज होते हैं ओलंपिक्स क्या पहले भी ऐसे होते थे, कि कितने साल बाद होते हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है ओलंपिक्स के बारे में, वो आपको आज के इस चैप्टर में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, समझ आ जाएगा सब कुछ। तो बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं। अगर आपको उसके फ्री पीडीएफ नोट्स कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है क्लास 11th EHP। तो आप ज्वाइन कर सकते हो और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। यूजर नेम आपके सामने, आपकी कुछ भी पर्सनल क्वेरी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। देखो, अगर पहले टॉपिक की बात करूं तो पहला टॉपिक है ओलंपिक दर्शन, उसकी अवधारणा एंड ओलंपिक मूल्य। और ओलंपिक मूल्य के अंदर हम बात करते हैं उत्कृष्टता, मित्रता और आदर की, जो कि यहाँ से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। ध्यान रखना ओलंपिक मूल्य से। तो ओलंपिक दर्शन की अवधारणा क्या है और ओलंपिक मूल्य की हम बात करने वाले हैं पहले टॉपिक के अंदर। देखो, अगर मैं बात करता हूँ ओलंपिक दर्शन, जिसको हम ओलंपिज्म भी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओलंपिज्म भी कहते हैं। तो इसकी अवधारणा क्या है, तो ओलंपिक दर्शन है क्या। देखो, ओलंपिक का मतलब बेसिकली क्या है, क्योंकि सर्टेन टाइम पीरियड पे क्या होने वाले आयोजन, जिसमें काफी एथलीट्स होते हैं जो कि अलग अलग कंट्री से आते हैं, खेलते हैं, है ना, अलग अलग स्पोर्ट्स। तो ओलंपिक दर्शन बेसिकली क्या है, देखो, तो ओलंपिक जीवन का एक दर्शन शास्त्र है और ये शरीर, आत्मशक्ति और मन मस्तिष्क को में संतुलन बनाता है। क्यों भाई, जो ओलंपिक है वो जीवन का दर्शन शास्त्र है, क्योंकि ये जो है भाई एक शरीर को, उसकी आत्मशक्ति और जो मन मस्तिष्क उसके बीच में एक बैलेंस बनाने का काम करता है। क्योंकि जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो हमारा सर्वांगीण विकास होता है, हमारा सामंजस्यपूर्ण विकास होता है। ठीक है, सामंजस्यपूर्ण यानी कि सर्वांगीण विकास ही होता है। तो हमारा शरीर, आत्मशक्ति, मन मस्तिष्क सब में बैलेंस बना रहता है। तो ये बेसिकली ओलंपिक की वजह से होता है। हमारे जीवन में एक दर्शन शास्त्र की तरह ये काम करता है। और खेलों में भाग लेना व्यक्ति का अधिकार होता है भाई, जिसकी इच्छा है वो खेलों में पार्टिसिपेट कर सकता है। और ओलंपिक भावना के साथ खेलों का अभ्यास करना चाहिए। मतलब कि जब भी हम खेलों का अभ्यास कर रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, तो वो ओलंपिक की भावना के साथ ही खेलना चाहिए भाई। किसी दिन हम ओलंपिक्स खेलेंगे, इसके साथ खेलना चाहिए। आगे चलूं, और ओलंपिज्म का लक्ष्य लोगों द्वारा, खेलों द्वारा सामंजस्यपूर्ण विकास करना है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अंतर्गत जो ओलंपिक है ये वैश्विक और स्थायी क्रिया है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, जो ओलंपिज्म का बेसिकली गोल क्या है ना, गोल क्या है भाई, ओवरऑल डेवलपमेंट करना, यानी कि सर्वांगीण विकास करना, सर्वांगीण विकास करना। ठीक है भाई। अब सर्वांगीण विकास का मतलब यहाँ पर यही होता है, सामंजस्यपूर्ण विकास। ठीक है, तो ये ओलंपिज्म का लक्ष्य है भाई, लोगों का सामंजस्यपूर्ण विकास करना। और जो ओलंपिक समिति है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति होती है, जो कि ओलंपिक्स के सारे नियम वगैरह को रेगुलेट करती है, बनाती है। तो इनके अंतर्गत यहाँ पर बताया गया कि जो ओलंपिक है एक स्थायी प्रक्रिया है। क्या है, जो कि कभी खत्म नहीं होने वाली स्थायी प्रक्रिया और वैश्विक प्रक्रिया है या क्रिया है। वैश्विक यानी कि ये किसी पर्टिकुलर कंट्री से रिलेटेड नहीं है, ये वैश्विक है। विश्व की कोई भी कंट्री जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। तो ओलंपिक दर्शन में जो मैंने आपको बातें बताई हैं, समझ आया। आगे चलें, ओलंपिक मूल्य क्या है। तो अपने 3 ओलंपिक मूल्य होते हैं, कौन कौन से उसके हम बात कर लेते हैं। देखो, तो पहला यहाँ पर होता है आपका श्रेष्ठता, जिसको हम एक्सीलेंस कहते हैं। और उसके बाद आपका आदर, देन इसको रिस्पेक्ट कहते हैं। एंड आपका यहाँ पर ध्यान रखना है मित्रता, जिसको हम फ्रेंडशिप कहते हैं। और श्रेष्ठता को आप उत्कृष्टता भी कह सकते हो, है ना, ध्यान रखना है। श्रेष्ठता को आप उत्कृष्टता भी कह सकते हो। तो पहले हम बात करते हैं श्रेष्ठता। देखो, श्रेष्ठता मतलब कि भाई एक्सीलेंस। एक्सीलेंस मतलब कि जो काम आप कर रहे हो उसमें आप बिल्कुल निपुण हो, उसमें वो आपको अच्छे से आता है। समझ आ गया, मतलब श्रेष्ठता होता है, ये ओलंपिक का मूल्य है। तो यहाँ पर यही बोला गया भाई, जो खेल है, खेल में और पेशेवर जीवन में, पेशेवर जीवन में होता है भाई कि आप कोई भी प्रोफेशन में हो, क्या हो, आप कोई भी प्रोफेशन में हो, तो पेशेवर जीवन में या खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना। ठीक है, सबसे बेटर प्रदर्शन करना जो आप कर सकते हो, यानी कि अपना 100% देना। जब आप अपना 100% देते हो, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हो, अब वो जीतना या नहीं जीतना वो आपके हाथ में नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि महत्वपूर्ण जीतना नहीं होता है, बल्कि संघर्ष का महत्व होता है, या संघर्ष इंपॉर्टेंट होता है, वो जर्नी इंपॉर्टेंट होती है जो आपने जी है। ध्यान रखना। लेकिन आपको करना है कि आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है, जो आप कर सकते हो वो आपको करना है। यही श्रेष्ठता का मतलब होता है, ध्यान रखना। और शारीरिक, मानसिक और इच्छा शक्ति के स्वस्थ संयोजन का आनंद लेना है। ठीक है भाई, तो श्रेष्ठता यही कहता है कि आपको जो शरीर है, आपको जो मानसिक है और आपको जो इच्छा शक्ति है,
यानी मानसिक रूप से, पूरी बॉडी यानी शारीरिक रूप से, और जो इच्छा शक्ति को जो विल पावर है, इसका स्वस्थ संयोजन, मतलब कि इन तीनों को एक साथ मिलाकर आपको जो मिलता है, इसका संयोजन से आपको आनंद लेना है। क्योंकि आप कोई भी आप काम करते हो तो आपका शरीर, आपका मन और आपकी जो इच्छा शक्ति, क्योंकि कोई भी काम आप करते हो इच्छा से ही करते हो, तो स्वस्थ संयोजन की बात यहाँ पर करी गई है, यानी कि एक साथ ये मिलते हैं, तो हमें इनका आनंद लेना चाहिए प्रॉपर तरीके से, जो कि हमें श्रेष्ठता में बताया गया है। समझ आ गया भाई श्रेष्ठता का मतलब क्या है? यहाँ पर जीतना इंपॉर्टेंट नहीं, बल्कि वो जर्नी जो है, संघर्ष, उसको जीना है और अपना 100% देना, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है, चाहे वो पेशेवर जीवन की बात हो जाए, चाहे वो खेल की बात आ जाए। तो ये ओलंपिक मूल्य है, ध्यान रखना है। उसके बाद आदर। तो दूसरा ओलंपिक जो मूल्य वो ये कहता है कि आप चाहे खेल में हो, चाहे वो पेशेवर जीवन में हो, आपको क्या करना है? दूसरों को आदर करना है। क्योंकि जब देखते हैं, जब ओलंपिक्स की हम बात कर लें, तो ओलंपिक्स में जब अलग अलग कंट्री से जो लोग आते हैं, एथलीट आते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, तो क्या करना चाहिए भाई? दूसरे कंट्री को रिस्पेक्ट, दूसरे कंट्री का जो एथलीट है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, ना कि अलग भावना से देखना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, मतलब कि रिस्पेक्ट करनी चाहिए दूसरे की। सीधी सी बात है, ये ओलंपिक मूल्य कहता है हमें, ये ओलंपिक वैल्यू, मूल्य को ओलंपिक वैल्यू कहते हैं, तो वो कहता है, ध्यान रखना। तो आत्मसम्मान और दूसरों का आदर करना, ठीक है भाई, खुद का सम्मान तुम्हारे अंदर होना ही चाहिए और दूसरों का आदर तुम्हें करना होता है। और प्राकृतिक वातावरण और नियमों विनियमों का सम्मान करना है, ठीक है भाई। आदर का मतलब तो ठीक है भाई, अपने सामने वाले दूसरों का आदर तुम्हें करना ही करना है, लेकिन जो आप जहाँ पर आप खेल रहे हो, है ना, जहाँ पर एथलीट खेल रहे हैं, तो वहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण हो गया, या कहीं भी आप रह रहे हो, ठीक है, वहाँ का जो एरिया हो गया, प्राकृतिक वातावरण, और वहाँ के जो नियम विनियम है, नियम है, जो आपको फॉलो करने चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। तो ये भी आदर के अंदर आता है, जो कि ओलंपिक का दूसरा वैल्यू है, दूसरा मूल्य है, ठीक है। आगे चले। उसके बाद है मित्रता। तो मित्रता ओलंपिक खेलों का केंद्र बिंदु होती है, सही बात है, क्योंकि जब आप ओलंपिक खेल रहे हो, तो उसके अंदर आप अलग अलग कंट्री के एथलीट से मिल रहे हो, तो वहां पर आपकी दोस्ती होनी चाहिए, ठीक है, आपको दोस्त बनाने चाहिए नए नए। तो मित्रता बेसिकली जो मैं कहूँ, ओलंपिक खेलों का केंद्र बिंदु है, क्योंकि बिना मित्रता का तो गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती है। तो ये आपसी समझ और तालमेल को बढ़ावा देता है, ठीक है भाई। जब मित्रता की बात करते हो, तो ये मित्रता बनती कैसे है, आपसी समझ कैसी है भाई, उस पर्सन के साथ आपकी, उसके साथ का तालमेल कैसा बन रहा है, तो ये आपसी समझ और तालमेल पर को बढ़ावा देता है, और व्यक्तिगत रूप से और विश्व के सभी व्यक्तियों के बीच, ठीक है भाई। क्योंकि मान लो कि ए पर्सन है, ए एथलीट है, अब विश्व से बहुत सारे खिलाड़ी आ रहे होंगे, है ना, तो ये व्यक्तिगत और पूरा विश्व के साथ आपका क्या है, एक तरह से यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, रिलेशन बना रहे हो, मित्रता बना रहे हो, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर यही बोला है, व्यक्तिगत रूप से और विश्व के सभी व्यक्तियों के बीच एक क्या बनाना है, मित्रता बनाना या तालमेल बनाना, ये आपका मित्रता कहता है, जो कि आपका तीसरा वैल्यू। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आप देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 3 मार्क्स में, ध्यान रखना है। आगे चले। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करें, जिसका नाम है ओलंपिक मूल्य शिक्षा। तो जो ओलंपिक मूल्य मैंने आपको पीछे बताए, इसकी शिक्षा दी जाती है, तो वो शिक्षा है क्या, तो उसके बारे में बात करेंगे। देखो भाई, तो पहला है प्रयास का आनंद, ठीक है भाई। अब ये मत सोचना है कि आप जो चीज कर रहे हो वो आपसे हो नहीं रही है। इस शिक्षा में ये बताते हैं कि हम जो प्रयास कर रहे हैं, हम जो कोशिश कर रहे हैं, हमें उसका आनंद लेना है। ये पहली शिक्षा है ओलंपिक मूल्य की। जो 3 ओलंपिक मूल्य होते हैं, वो कब आएंगे अपने आपके जीवन में, जब आप उस वो आपको सिखाई जाएगी, वो शिक्षा ग्रहण करोगे, सीधी सी बात है। तो ओलंपिक मूल्य शिक्षा का पहला भी प्रयास का आनंद। तो यही बात यहाँ पर कहता है कि आप जो कोशिश कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, उसका आनंद लेना है। जीतना या ना जीतना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेहनत करनी है, प्रयास करना, उसका आनंद लेना है, वो जर्नी जीनी है। तो हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है कि उसकी पहुंच शारीरिक शिक्षा और खेल तक हो, सीधी सी बात है। अगर आप चाहते हो स्पोर्ट्स में जाना, तो आप जाओ भाई, अगर आपको कोई रोक रहा है तो गलत बात है, ये ध्यान रखना, क्योंकि हर व्यक्ति का अधिकार है कि भाई वो कहाँ जाए, उसकी वो शारीरिक शिक्षा और खेल तक उसकी पहुंच हो, या वो पार्टिसिपेट कर सके। और खेल और शारीरिक गतिविधियों में उचित अवसर प्रदान किया जाए, मतलब कि उसको अपॉर्चुनिटीज मिले, ठीक है ना। बहुत बच्चे होते जो उनका मन करता है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, ठीक है, काफी स्कूल्स वगैरह में देखने को मिलता है। बाकी हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी दी जाए, अवसर दिए जाए, जिसमें वो क्या करे भाई, अपनी ऊर्जा और प्रयास का आनंद सकारात्मक परिणाम के साथ ले सके, ठीक है ना भाई। जो अपनी एनर्जी है उनके पास, उस और जो प्रयास वो करना चाह रहे हैं, उसका आनंद वो सकारात्मक रूप से और सकारात्मक परिणाम के साथ वो ले सके, मतलब कि उनको कोई पॉजिटिव रिजल्ट मिले ही मिले, ठीक है भाई। ताकि कहने का मतलब है, वो किसी स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के लिए जो अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, जो एनर्जी लगा रहे हैं, उसको उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिले, कहने का मतलब ये है, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। अब उनको वो मिले ना मिले, लेकिन वो चाह रख सकते हैं पॉजिटिव रिजल्ट की, यानी कि वो उसका आनंद ले सकते हैं,
क्या ले सकते हैं भाई, उसका आनंद वो ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि मैं कहूँ तो उनको बस क्या करना है, प्रयास करना है, उनको प्रयास करने की अपॉर्चुनिटी देनी है, प्रयास करने की उनको अपॉर्चुनिटी देनी है, ताकि वो इस प्रयास का आनंद तो ले सके। अब वो चाहे किसी स्पोर्ट्स के लिए सेलेक्ट हो ना, वो अलग बात है। आगे देखो, दूसरा आपका है आपका न्यायपूर्ण व्यवहार। ये दूसरी शिक्षा है जो कि ओलंपिक मूल्य की शिक्षा है। तो न्यायपूर्ण व्यवहार का मतलब क्या होता है, देखो भाई, तो न्यायपूर्ण व्यवहार का संबंध खेल में नियम के अनुसार खेलने से है। ठीक है भाई, न्यायपूर्ण व्यवहार का मतलब क्या हो गया, जो खेल में नियम बनाए जाते हैं, जो खेल के नियम होते हैं उसके अनुसार खेलने से है। या मैं कहूँ कि जो नियम है, उस जितने जो खेल के नियम वो सब पर, हर एथलीट पर, हर खिलाड़ी पर इक्वली लागू हो। ठीक है, अच्छे से उसको अमल में लाया जाए। ठीक है, या मैं कहूँ कि जो गेम में पार्टिसिपेट कर रखे हैं, जो नियम है उसके अनुसार वो चले। ठीक है ना, ये पूरा ही न्यायपूर्ण व्यवहार के अंतर्गत आपका आता है। आगे मैं चलूं, और खेल में कई तरीके हैं जिसमें न्यायपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित होता है, जैसे खेल समाप्त होने पर अपने प्रतिद्वंदी से हाथ मिलाना। ठीक है, और खेल के पश्चात अपने विपक्षी के असाधारण प्रदर्शन की प्रशंसा करना इत्यादि। मतलब जैसे कि स्पोर्ट्स खत्म हो गया तो उसके बाद जो आपका प्रतिद्वंदी, जो आपका विरोधी विरोधी के गलत होगा, आपका जो ओपोनेंट है, उसने अगर कोई अच्छा खेला है तो उसकी प्रशंसा करना, उसकी तारीफ करना। समझ आ गया, खेल खत्म हो गया, हाथ मिलाना, तो ये आपको एक न्यायपूर्ण व्यवहार दिखाता है, ना कि एक जेलेसी को दिखाता है, ध्यान रखना। तो ये बोला, यही आपका न्यायपूर्ण व्यवहार के अंतर्गत ही आता है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे चले, और समाज में रहने और जीवन में प्रतिदिन न्यायपूर्ण व्यवहार की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर तुम समाज में रहते हो, क्योंकि हर व्यक्ति समाज में ही रहता है, तो समाज में रहने और जीवन जीवन में प्रतिदिन न्यायपूर्ण व्यवहार की आवश्यकता होती है, जिसे खेल के द्वारा विकसित और सुदृढ़ किया जा सकता है। ठीक है भाई, जब सब समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो वहां पर हमें क्या चाहिए होता है, एक न्यायपूर्ण व्यवहार की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता ही होती है, क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहेंगे तो हमें क्या भाई, दूसरे की प्रशंसा भी करनी हो पड़ सकती है। ठीक है, हमें कोई जरूरी हो तो उसके साथ खड़ा भी रहना हो सकता है। तो कहने का मतलब है, सोसाइटी में जब हम रहते हैं तो हमें हर काम में हाथ मिलाना होता है, जो कि पार्ट होता है न्यायपूर्ण व्यवहार का। तो ये हमारा कहाँ से डेवलप होगा, जो न्यायपूर्ण व्यवहार वाला कंसेप्ट है एक व्यक्ति के जीवन में कहाँ से आएगा, तो वो आएगा भाई खेलों के माध्यम से, वो इजीली विकसित किया जा सकता है। क्योंकि खेल हम जो खेलते हैं वो काफी खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं, काफी अलग अलग जगह से जो आए होते हैं उनके साथ खेल रहे होते हैं, तो उनके साथ हम रिलेशन बना पा रहे होते हैं, जो कि हमें न्यायपूर्ण व्यवहार सिखाता है। समझ आ रहा है, आगे चलूं। उसके बाद दूसरों के लिए आदर। क्या, दूसरों के लिए आदर। देखो, तीन मैंने आपको ओलंपिक मूल्य बताए थे, तो वो व्यक्ति के जीवन में आएंगे कहाँ से, वो जब इन शिक्षाओं को सीखेगा, अमल करेगा। तो दूसरों के लिए आदर, जो कि देखो आदर वाला था ना अपना ओलंपिक मूल्य, तो यहाँ से वो हमें सीखने को मिलता है। तो हमें विविधता को स्वीकार करना चाहिए, सम्मानित और शांति स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। देखो भाई, तो विविधता मतलब होता है डाइवर्सिटी। क्या होता है भाई, डाइवर्सिटी होता है। तो विविधता यानी देखो, अगर मैं कंट्री के रिस्पेक्ट में बात करूं, अगर इंडिया की, तो देखो डाइवर्सिटी है, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो हमें इस डाइवर्सिटी को स्वीकार करना चाहिए। अब चाहे खेल की बात आ जाए, खेल में आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है, एथलीट जो खेल रहा है वो भी अलग अलग जगह से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वो जो विविधता है ना, आपको उसको स्वीकार करना चाहिए, सम्मानित करनी चाहिए, और शांति स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। शांति स्थापित कैसे होगी, जब आपको कोई प्रॉब्लम ना हो उस सब चीजों से। ठीक है भाई, हमें नस्ल हो गया, आयु, लिंग, योग्यता में भिन्नता के बावजूद विश्व के सभी लोगों की संस्कृति और योग्यता की प्रशंसा करनी चाहिए। ठीक है ना, अगर मैं अपनी कंट्री की बात करूं तो मैंने बता दिया, अलग अलग कल्चर के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो उसका सम्मान करना चाहिए। और जब आप खेल की बात करते हैं, तो हर आपको जब ओलंपिक की बात कर लो, अब ओलंपिक में अलग अलग कंट्री से लोग आ रहे हैं, एथलीट आ रहे हैं, तो उनका कल्चर अलग है, उनका रिलीजन अलग है, उनकी संस्कृति अलग है। तो ऐसे में हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, ना कि हमें उनसे भेदभाव करना चाहिए। समझ आ गया, यानी दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें उसके रिलीजन या कहाँ से वो बिलोंग करता है उसको पूछे बिना ही हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, ध्यान रखना है। और दूसरों के लिए आदर की भावना को हम खेल के द्वारा विकसित कर सकते हैं, क्योंकि खेल में एक टीम में विभिन्न संस्कृतियों के लोग शामिल हो रहे होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, जो मिलकर एक ही लक्ष्य और जीत के लिए प्रयास करते हैं। क्योंकि उनका मेन लक्ष्य क्या होता है, जीतना है। जीतना जीते वो अलग बात है, लेकिन जीत उनका एक मेन लक्ष्य होता है, अपना 100% देना उनका एक लक्ष्य होता है। क्योंकि वो अब अलग अलग संस्कृति से भी हैं, तो उनको ये मैटर नहीं करता भाई ये इस कल्चर का है उस कल्चर से, नहीं। वो अलग एक टीम में अलग अलग संस्कृति से लोग होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, जो कि प्रयास करते हैं जीतने का। समझ आ गया। तो अब देखो, अब यहाँ पर जब एक टीम बनी है तो अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, यहाँ पर खिलाड़ी हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इससे जो है भाई एक आदर की भावना दूसरों के लिए वो विकसित होगी खेलों के द्वारा। समझ आ रहा है, आगे चलें। उत्कृष्टता का लक्ष्य, उत्कृष्टता बता दिया आपको, एक्सीलेंस।
तो उत्कृष्टता का लक्ष्य यानी कि भाई खेल में खिलाड़ियों को एक सुरक्षित और अच्छे माहौल में सही और स्वस्थ विकल्प चुनने का मौका देता है। ठीक है, जो खेल है ना आपका, जो स्पोर्ट है, वो खिलाड़ियों को एक सुरक्षित और एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा माहौल में सही और स्वस्थ विकल्प जो वो चाहता है उसको चुनने का मौका देता है। और खेल में कोई भेदभाव या डर नहीं होता है, और ये एक ऐसा वातावरण बनाता है जो सबके लिए समान हो। सीधी सी बात है ना, एक ऐसा वातावरण जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ठीक है, जो वो चुनना चाहता है वो चुन पा रहा है। तब कोई, अब ऐसे में व्यक्ति जो है ना, वो उत्कृष्टता का लक्ष्य हासिल कर सकता है। ठीक है, अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकता है, ध्यान रखना। और खेल एक ऐसा स्थान है जहां हर व्यक्ति की अलग पहचान और संस्कृति का सम्मान किया जाता है, और ये खिलाड़ियों को बेहतर बनाने यानी कि उत्कृष्टता प्राप्त करने, बेहतर बनने का मतलब क्या है, उत्कृष्टता प्राप्त करने और दूसरों को आदर करने की प्रेरणा देता है। तो अपने आप को बेहतर बनना यानी कि उत्कृष्टता। तो उत्कृष्टता का लक्ष्य कब आपको मिलेगा, तब दूसरों को आदर करोगे, अपने आप को बेहतर बनाने का काम करोगे। और बेहतर बनोगे कब, जहां पर आप ये सब चीजें गतिविधियां कर रहे हो, वहां का एनवायरनमेंट बिना भेदभाव वाला हो, सबको अवसर दिए जा रहे हो आगे बढ़ने के। समझ आ गया। तो उत्कृष्टता का लक्ष्य ये भी क्या है, एक शिक्षा ओलंपिक मूल्य की। अब आगे देखो, शरीर इच्छा और मन के बीच संतुलन। शरीर इच्छा और मन के बीच संतुलन, ये भी एक शिक्षा है जो कि दी जाती है कि जब आप ओलंपिक मूल्य में ही सिखाया जाता है कि अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स में हैं या ओलंपिक्स की बात आप कर रहे हो, तो शरीर, इच्छा और मन, इन तीनों के बीच में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपने इन तीनों के बीच में संतुलन बना लिया तो आप इजीली कोई भी स्पोर्ट जीत सकते हो। ठीक है, तो आधुनिक ओलंपिक आंदोलन केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ध्यान रखना है। ये विभिन्न संस्कृतियों को अपनाने, कला को बढ़ावा देने और पर्यावरण के प्रति जागरूकता और शिक्षा पर भी जोर देता है, ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो इन सब मुद्दों पर भी जोर दिया जाता है खेलों के साथ साथ। और ये सभी चीजें युवाओं को एक संतुलित और बेहतर जीवन जीने में मदद करती हैं। ठीक है, जितनी मैंने आपको बातें बताई, तो एक खिलाड़ी अपने जीवन में सब चीजें उतारता है, ठीक है, प्रमोट करता है, तो ये जो जितने भी युवाएं हैं उनको एक संतुलित और एक बेहतर जीवन जीने में मदद करती है, प्रेरित करती है। और शारीरिक शिक्षा में शरीर और मस्तिष्क दोनों शामिल होते हैं, सीधी सी बात है। अगर आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो, शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन में आपका शरीर और मन दोनों शामिल होते हैं। अगर आपका शरीर शरीर है, मस्तिष्क आपका उस काबू में है ही नहीं, तब वो चीज़ खेल ही नहीं सकते या परफॉर्म ही नहीं कर सकते, ध्यान रखना है। लेकिन ये बिना इच्छा शक्ति के संभव नहीं है। तो शरीर और मस्तिष्क दोनों शामिल तो होते हैं खेल में, क्योंकि आप अपने दिमाग से खेल रहे हो, लेकिन वहां पर आपकी इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए। अगर आपकी इच्छा शक्ति नहीं है तो आप उस काम को कर ही नहीं सकते, उस गतिविधि को परफॉर्म कर ही नहीं सकते, या स्पोर्ट्स को खेल ही नहीं सकते, है ना। यानी इच्छा शक्ति मतलब होता है कि विल पावर, आप करना चाह रहे हो नहीं चाह रहे हो उसको, वही ध्यान रखना। इच्छा शक्ति बहुत मैटर कर जाती है। तो इसलिए खेल जो है शरीर, इच्छा और मन के बीच संतुलन बनाने का काम भी करता है, एक माध्यम है। आप कोई भी काम करो, वहां पे आपकी इच्छा शक्ति, आपका मन और आपका जो शरीर है वो आपके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, तभी आप उस काम को प्रॉपरली कर पाओगे। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे वो प्राचीन ओलंपिक और आधुनिक ओलंपिक में बात करने वाले हैं। किसकी, प्राचीन ओलंपिक और आधुनिक ओलंपिक। तो आप जो आज ओलंपिक देखते हो जो हर 4 साल के अंदर होते हैं, वो आपके आधुनिक ओलंपिक है। क्या पहले भी ओलंपिक एग्जिस्ट करते थे? हाँ भाई, करते थे। ठीक है भाई, देखो हम प्राचीन ओलंपिक की बात करेंगे। अगर आप देखना चाहो ओलंपिक, तो कुछ इस प्रकार से प्राचीन ओलंपिक हुआ करते थे। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हो। तो प्राचीन ओलंपिक खेल जो है ना 776 ईसा पूर्व में शुरू हुए थे, और 394 ईस्वी में ये समाप्त हो गए थे। कैसे समाप्त हो गए थे? रोमन राजा थियोडोसिस प्रथम, ठीक है, थियोडोसियस प्रथम ने क्या करा भाई, इन्हें बंद कर दिया, ध्यान रखना है। जो रोमन राजा थे, और ये खेल, अब देखो यहाँ पर मैंने बता दिया ये कब स्टार्ट हुए और कब ये खत्म हुए, समझ आ रहा है। और ये खेल जो धार्मिकता के आधार पर ग्रीक देवता, जिसको हम बोलते हैं गॉड ज्यूस, के सम्मान में आयोजित किए जाते। तो मैं कहूँ तो प्राचीन ओलंपिक एक धार्मिक खेल होता था। आज का जो ओलंपिक है ये पीस की बात करता है, ठीक है, टुगेदरनेस की बात करता है। लेकिन जो ये प्राचीन ओलंपिक धार्मिक त्यौहार था, ये धार्मिक खेल आप कह सकते हो, जो कि भाई गॉड ज्यूस के सम्मान में जो है, जिसको ग्रीक देखते हैं ये, इनके सम्मान में, इनके रिस्पेक्ट में ये आयोजित किए जाते थे। समझ आ रहा है? आगे देखो, और केवल ग्रीक लोग ही इनमें पार्टिसिपेट कर सकते थे भाई, कोई दूसरी जगह का लोग, दूसरी जगह के खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। केवल अगर पार्टिसिपेट करना है तो वो ग्रीक लोग ही कर सकते हैं। और विजेता को, जो जीत गया मान लो खिलाड़ी, उसको क्या दिया जाता था? ट्रॉफी ना, मेडल भी नहीं दिया जाता था, उनको दी जाती थी भाई जैतून के पेड़ की पत्तियां। ठीक है ना, दिखाऊं अगर आपको मैं ये, ठीक है ना, ये क्या है? जैतून पेड़ की पत्तियों से सम्मानित किया जाता था, अगर पीछे भी इमेज में होगा। ठीक है, ठीक है भाई, क्या है? जैतून के पेड़ की पत्तियां हैं, जिससे क्या है, उनको सम्मानित करा जाता था जीतने वाले को। समझ आ गया?
अब आधुनिक ओलंपिक की बात कर लूँ तो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत जो है ना 1896 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ग्रीस, को एथेंस कह सकते हो। बेरन पीरियडी कुबर्टिन, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भाई, ध्यान रखना। किसने स्टार्ट करा था? बेरन पीरियडी कुबर्टिन के प्रयासों से हुई थी। और 16 जून 1894 को पेरिस में तय किया गया कि हर 4 साल में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है 1896 में स्टार्ट होते हैं और 1894 यानी कि 1894 को पेरिस में तय हो जाता है कि भाई हर 4 साल में क्या होंगे, अभी ओलंपिक आयोजित होंगे। समझ आ गया? आज हर 4 साल बाद क्या होते हैं? ओलंपिक होते हैं। और ध्यान रखना भाई, आगे बताऊं तो 2020 के खेल जो है कोरोना महामारी के कारण 2021 में टोक्यो जापान में आयोजित हुए थे। 2020 में जो ओलंपिक होने वाले थे, जो आपको पता है कोविड-19 आया था, तो उसके कारण जो है ये 2021 में टोक्यो में आयोजित हुए थे, जो कि जापान के अंदर है। ठीक है ना, जो कि जापान के अंदर है आपका टोक्यो, जो जापान की राजधानी है टोक्यो, तो वहां पर ये आयोजित किए गए 2020 की जगह। 2020 में नहीं हुए तो 2021 में हमें देखने को मिले। और भविष्य के खेल की बात करूं तो 2024 और 2028 ओलंपिक पेरिस और लॉस एंजल्स में होने चाहिए। तो 2024 के तो हो गए, अब जो 2028 में होने वाले हैं ओलंपिक खेल, वो कहाँ पे होंगे? लॉस एंजल्स में होंगे। ठीक है, मुझे बताना कि जो लॉस एंजल्स है ये कहाँ पर है। ठीक है, वेयर इट इज, ध्यान रखना। समझ आ गया? तो 2024 और 2028 21 में हुए थे, उसके 4 साल बाद 2024 में। ठीक है, और 2028 ओलंपिक खेल तो ये लॉस एंजल्स में होने वाले हैं। बताना मुझे कहाँ पर है। ठीक है, आगे चले। और अब पुराने जो ओलंपिक हैं, जिसको एंशिएंट ओलंपिक हम कहते हैं, प्राचीन ओलंपिक कहते हैं, उस टाइम पर तो जैतून की पत्तियों से सम्मानित किया जाता था। लेकिन जो आज के ओलंपिक है, यहाँ पर आपको स्वर्ण, रजत और कांसे का पदक दिए जाते हैं जीतने पर। ठीक है ना, फर्स्ट प्राइज आपको गोल्ड मेडल दिया जाता है, और सेकंड को रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल दिया जाता है, और थर्ड प्राइज जो होता है आपका कांसे का पदक होता है, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है ना। और इन खेलों की देखरेख जो है आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी करती है। समझ आ गया? तो ये आधुनिक ओलंपिक के बारे में है। तो आगे हम क्या देखेंगे? यहाँ पर हम देखेंगे एक मेजर डिफरेंस दोनों के बीच में, जो कि एग्जाम में आता है, 4 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का, कि प्राचीन और आधुनिक ओलंपिक में अंतर स्पष्ट करो। तो आपके सामने एक टेबल बना दिया मैंने आपके लिए। ठीक है, ध्यान रखना, आपको ऐसे एग्जाम में भी करके आना है। तो हम इन बेसिस पर क्या करेंगे? डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। देखो, अगर मैं बात करता हूँ आयोजन स्थान की, कि भाई कहाँ पर आयोजन होते थे, तो प्राचीन ओलंपिक की बात करूँ तो सिर्फ यूनान में यानी ग्रीस में ही आयोजित होते थे ये। लेकिन अगर मैं आधुनिक ओलंपिक की बात करता हूँ तो ये विश्व के किसी भी देश में हो सकते हैं। अलग अलग कंट्री डिसाइड होती है भाई, वहाँ पर आधुनिक ओलंपिक होते हैं। जैसे 2028 है वो लॉस एंजल्स में होंगे, 2024 का वो पेरिस में हुआ था, है ना, ध्यान रखना है। प्रतिभागी की बात करूँ कि भाई कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, तो प्राचीन ओलंपिक में केवल यूनानी नागरिक ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन आधुनिक ओलंपिक में किसी भी देश का नागरिक जो है पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर देखो भाई उद्देश्य की बात करूं तो पर्पस क्या है, तो प्राचीन ओलंपिक खेल आपका एक धार्मिक त्योहार है, जो गॉड जियूस के रिस्पेक्ट में करा जाता है। ठीक है, और आपका जो आधुनिक ओलंपिक है ये आपका वैश्विक शांति और प्रगति के लिए होता है, कि वैश्विक शांति आए और प्रगति हो। वैश्विक शांति कैसे भाई? जब अलग अलग कंट्री के एथलीट पार्टिसिपेट करते हैं, खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं, जो लोगों के जो अलग कंट्री के बीच में क्या होते हैं, मनमुटाव होते हैं, तनाव हो रहे होते हैं, उसको कम करा जाता है इससे। ठीक है ना, क्योंकि हर कंट्रीज के जो खिलाड़ी वो पार्टिसिपेट इसमें कर रहे होते हैं, और प्रोग्रेस और प्रगति का यहाँ पर टारगेट किया जाता है। उसके बाद अवधि की बात करूँ भाई, कितने दिन तक चलता है, तो आपका जो यहाँ पर प्राचीन ओलंपिक खेल है 5 दिन तक चलते थे। ठीक है, और जो आपके आधुनिक ओलंपिक खेल है 16 दिन तक कंटिन्यू रहते हैं। और आवर्ती की बात करो यानी कितने साल में ये होते हैं, तो प्राचीन ओलंपिक भी हर 4 साल में होते थे, और आपका जो आधुनिक ओलंपिक है ये भी हर 4 साल में एक बार होते हैं। समझ आ गया? आगे चलते हैं। अब जब अगला टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि ओलंपिक प्रतीक, आदर्श वाक्य, ध्वज, शपथ और गान, तो इनकी बात हम करने वाले हैं। ठीक है भाई, 2 मिनट। ओलंपिक प्रतीक की बात करेंगे, ओलंपिक आदर्श वाक्य की बात करेंगे, ओलंपिक ध्वज की बात करेंगे। ठीक है ना, ये ओलंपिक ध्वज है। ठीक है, देखो, तो इसकी बात हम करेंगे, शपथ की बात हम करेंगे, और गान की बात भी करेंगे, एंथम की बात हम करने वाले हैं। तो 1 बाय 1 बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं ओलंपिक प्रतीक की, ये ओलंपिक सिंबल। देखो भाई, तो ओलंपिक चार्टर के अनुसार
चार्टर मतलब होता है घोषणा पत्र, जिसके अंदर बहुत सारी बातें बताई गई होती है, नियम बताए गए होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। तो ओलंपिक चार्टर के अनुसार ओलंपिक प्रतीक में 5 आपस में जुड़े हुए समान आकार के छल्ले हैं, आप देख सकते हो। तो इसको ओलंपिक प्रतीक बताया गया। अब आप पीछे ये जो व्हाइट दिख रहा है ना आपको, इसको भूल जाओ। यहाँ पर प्रतीक की बात करेंगे जो कि समान आकार के जो है अलग अलग कलर के छल्ले हैं, जो कि अलग अलग रंग के हैं और सेम साइज के हैं, ठीक है, जिनको रिंग्स कह रहे हैं, वो प्रकार के छल्ले हैं जो कि ओलंपिक प्रतीक है ये, ठीक है ना। और इसे रंगीन रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जो ये छल्ले बने हैं यहाँ पर आप देख रहे हो, ये गोल गोल सर्कल है, ये रंगीन है, आपको अलग अलग कलर के दिख रहे हैं। ये आपको आसमानी कलर का दिख रहा है, ब्लू कह सकते हो इसको, ब्लैक और रेड हो गई, येलो और ग्रीन हो गए, है ना। तो जब इसे रंगीन रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो बाएं से दाएं अगर हम देखते हैं, बाएं से दाएं रंग होते हैं यहाँ पर नीला, काला और लाल। ऊपर की पंक्ति में अगर हम देखते हैं, जब इसे रंगीन रूप से इस्तेमाल किया गया है, तो हम बाएं से दाएं देखें, यानी कि इधर से इधर चले, इधर से इधर चले, 2 मिनट को, ठीक है। अगर हम इसको इधर से इधर चलते हैं ऊपर वाली साइड पे, तो हमें पहले कौन सा कलर देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको नीला कलर देखने को मिलता है, ये रहा। उसके बाद आपको काला कलर देखने को मिलता है, ये रहा। उसके बाद आपको रेड कलर देखने को मिलता है, लाल, जो कि आपका ये रहा। ये तो ऊपर की पंक्ति के हो गए। अब नीचे की पंक्ति में आ जाओ, पीला और हरा, पीला और हरा आपको देखने को मिलता है, यानी कि पीला और हरा, जो कि बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर हमें दिखता है नीचे की पंक्ति में। तो 5 छल्ले होते हैं ओलंपिक प्रतीक के अंदर, जो कि रंगीन होते हैं। ध्यान आपको रखना है, मैंने बता दिया कौन कौन से कलर के होते हैं। और ये प्रतीक जो है ना, ओलंपिक आंदोलन की गतिविधियों को व्यक्त करते हैं। तो जब आपको मैंने 5 रिंग्स दिखाई ना, तो ये प्रतीक जो है ओलंपिक आंदोलन की जो गतिविधियां, एक्टिविटीज हैं, स्पोर्ट्स है, उनको दिखाते हैं। और 5 महाद्वीप, 5 कॉन्टिनेंट्स के एकीकरण यानी कि एकता, यूनिटी को दिखाते हैं। किसको? यूनिटी को दिखाते हैं, क्योंकि मेजोरिटी कंट्रीज कहाँ से होती है? 5 महाद्वीपों से ही होती है, कॉन्टिनेंट से होती है, ध्यान रखना। और ओलंपिक खेलों में दुनिया भर के एथलीटों की एकजुटता को दर्शाता है, कि अलग अलग कॉन्टिनेंट से, 5 कॉन्टिनेंट से लगभग जो हैं क्या आ रहे हैं, एथलीट्स आ रहे हैं। तो यानी कि इन कंट्री की, यानी सॉरी इन महाद्वीपों की क्या होती है, एकजुटता को दिखाता है। और एकजुटता कैसे हो रही है? क्योंकि एथलीट आपस में खेल रहे हैं, एथलीट की एकजुटता को दिखाया जाता है। तो ये ओलंपिक प्रतीक है, 5 छल्ले हैं इसके अंदर। ओलंपिक आदर्श वाक्य की बात करूं, जो कि यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, पहले बता देता हूँ, यहाँ से एमसीक्यू बनता है। तो ओलंपिक आदर्श वाक्य में 4 वर्ड है, क्या? सीटियस, ऑल्टियस, फोर्टियस एंड कम्युनिटर। कम्युनिटर बाद में जुड़ा है, ये कम्युनिटर शब्द है, ये बाद में जुड़ा है, ठीक है, ध्यान रखना। पहले 3 हुआ करते थे, सीटियस, अल्टियस एंड फोर्टियस। समझ आ रहा है? अब इनका अर्थ देखो, लाइन से अर्थ है, ठीक है भाई। तो इनका अर्थ क्या है? अधिक तेज, यानी सीटियस का मतलब क्या हो गया? अधिक तेज। और उसके बाद है अधिक ऊंचा, तो ओल्टेस का मतलब क्या हो गया? अधिक ऊंचा। एंड उसके बाद करो फोर्टियस, फोर्टियस का मतलब होता है अधिक शक्तिशाली। और कम्युनिटर का मतलब होता है एक साथ, जिसको हम टुगेदरनेस भी बोल सकते हैं। और कम्युनिटर शब्द का प्रयोग पहली बार टोक्यो ओलंपिक 2020 में किया गया था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में किया गया था। और ये जो टोक्यो ओलंपिक है 2020 में ना होकर 2021 में ही आपको देखने को मिले थे, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। 2021 में भले हुए हैं, लेकिन नाम तो 2020 वाला ही जाएगा, ध्यान आपको रखना है। समझ आ गया? तो 4 वर्ड आपको ध्यान रखने जो कि ओलंपिक आदर्श वाक्य हैं, सीटीएस, अल्टियस, फोर्टियस, कम्युनिटर। कम्युनिटर बाद में जुड़ा है 2020 में, तो टोक्यो ओलंपिक में हुआ था, तो पहली बार ये शब्द प्रयोग किया गया था, कम्युनिटर, यानी जिसका मतलब होता है एक साथ। समझ आ गया? आगे चलते हैं। ओलंपिक ध्वज की बात करूं तो आप देख रहे होगे पीछे, ये तो मैंने बता दिया ओलंपिक प्रतीक है ये, और पीछे आपको व्हाइट कपड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो भाई इसके ऊपर ये 5 छल्ले रिंग्स बना दे तो ओलंपिक ध्वज बन जाता है, ये ओलंपिक फ्लैग बन जाता है। मैं कह सकता हूं कि जो ओलंपिक प्रतीक है, जो सिंबल्स हैं, यही क्या आपका, क्या है, आपका ध्वज है, ठीक है, ध्यान रखना। तो भाई देखो ध्यान से, तो ओलंपिक प्रतीक को ही ओलंपिक ध्वज की मान्यता है, पहली बार जो बता चुका हूं। ओलंपिक ध्वज में 5 रिंगों के नीचे सीटीएस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्युनिटर लिखा होता है। यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, बट जो आपका फ्लैग होता है, जो 5 रिंग्स होते हैं उनके नीचे सीटीएस, अल्टियस, फोर्टियस, कम्युनिटर लिखा होता है, ध्यान रखना, जो कि आपका पूरा फ्लैग बनता है, जिसका अनुवाद तेज, ऊंचा, ताकतवर और एक साथ होता है। वैसे ही बताया मैंने, है ना। आगे चलो। और इस ध्वज को पहली बार 1920 में एंटवर्प ओलंपिक खेलों में फहराया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, काफी इंपॉर्टेंट है कि भाई जो पहली बार जो ध्वज फहराया गया था ना इसका, वो 1920 में फहराया गया था। कहाँ पर? एंटवर्प ओलंपिक खेलों में, ठीक है। अब मुझे ये बताना भाई एंटवर्प कहाँ पर है, ठीक है, कहाँ पर है ये बताना।
और ये सफेद रंग का होता है, मैंने बता दिया, फ्लैग पीछे दिखाया आपको। और जिसमें आपस में जुड़े हुए 5 छल्ले बने होते हैं जो 5 महाद्वीपों का प्रतीक है, दिखाते हैं। और आपस में जुड़े हुए छल्ले सहयोग और मित्रता को दर्शाते हैं। ठीक है भाई, जो 5 आपस में जुड़े छल्ले हैं ये किसको दर्शा रहे हैं? ये सहयोग को, मित्रता को, जो 5 कॉन्टिनेंट के बीच में हो रहा है उनको दर्शाते हैं। समझ आ गया? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछूंगा। यहाँ पर आपको मैंने नीला रेड दिखाया, काला कलर दिखाया, यहाँ पर मैंने आपको पीला दिखाया, हरा कलर दिखाया। तो क्या आप मुझे बता सकते हो भाई कौन सा कॉन्टिनेंट, कि भाई कौन सा कलर जो है, कौन सा जो आपका रंग है वो किस महाद्वीप को दिखा रहा है, यानी किस महाद्वीप को शो कर रहा है, किस महाद्वीप को शो कर रहा है। ठीक है, जो जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना मैं कमेंट में मुझे जरूर बताने। ठीक है भाई, कौन सा कलर कौन सा महाद्वीप को शो करता है ये भी आप मुझे बताना। ठीक है, अब ओलंपिक शपथ की बात करते हैं, ओलंपिक ओथ। देखो, तो सिडनी ओलंपिक 2002 से लागू गई है भाई, नई शपथ लागू की गई है। तो ओलंपिक शपथ बेसिकली देखो कि सिडनी ओलंपिक हुई तो 2002 में, वहां पर एक नई शपथ लागू की गई, इंट्रोड्यूस की गई, जो कि अभी तक फॉलो होती है। देखो, तो ये आपकी शपथ है, मेरे साथ पढ़ो इसको। ठीक है, तो फिर इसका मतलब ही बता देंगे। सभी प्रतियोगियों के नाम पर मैं वादा करता हूं कि हम इन ओलंपिक खेलों में उन नियमों का सम्मान करेंगे और उनका पालन करेंगे जो इन्हें संचालित करते हैं। हम मादक पदार्थ मतलब नशीले पदार्थ, ठीक है, और ड्रग्स का उपयोग किए बिना सच्ची खेल भावना के साथ खेलों की महिमा और अपने टीमों के सम्मान के लिए हिस्सा लेंगे। अब यहाँ पर कुछ भारी भारी वर्ड बोले, देखो, जैसे कि यहाँ पर ओलंपिक खेलों में नियमों का सम्मान करेंगे जो कि उन्हें संचालित करते हैं, इनका पालन करने की बात यहाँ पर शपथ में कही गई है, जो कि शपथ ली जाती है। ठीक है, और सबसे पहले ये सिडनी ओलंपिक में लागू की गई थी, जो नई शपथ है, पुरानी शपथ और कोई सी थी। और यहाँ पर ये भी शपथ में बोला गया मादक पदार्थ और ड्रग्स का उपयोग। देखो भाई, खेल के अंदर क्या होता है ना कि कुछ ऐसी दवाइयाँ आती हैं, ड्रग्स आती है, मादक पदार्थ आते हैं, जिसको लेने से आप खेल में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो। ठीक है, अभी आपको जो लास्ट चैप्टर है ना इस बुक का, उसमें बताया गया अच्छे से डिटेल में। तो जो ये ड्रग्स का उपयोग करना, मादक पदार्थ का प्रयोग करना, जो कि ओलंपिक कमेटी ने बैन कर रखे हैं, इसको हम डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम डोपिंग कहते हैं। और इसका यूज करने पर आप प्रदर्शन बढ़ा सकता है खिलाड़ी, तो इसको बैन इसलिए कर रखा है ताकि निष्पक्ष खेल हो सके। तो मादक पदार्थों का और ड्रग्स का उपयोग किए बिना ही क्या करेंगे, सच्ची खेल भावना के साथ खेलों में पार्टिसिपेट करेंगे, ताकि खेलों की महिमा बनी रहे, खेलों की इज्जत बनी रहे। ठीक है, समझ आ गया आपको? तो इस शपथ में यहाँ पर बात करी गई, जो कि सिडनी ओलंपिक में इंट्रोड्यूस करी गई थी। आगे चलें, ओलंपिक गान की बात कर ले तो ओलंपिक गान एक संगीत रचना है। क्या है? संगीत रचना है, और जिसे ओलंपिक्स एंथम कहा जाता है, जिसे स्पाइरो समारा द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। आप देख सकते हो स्पाइरो समारा, ये लो, ठीक है, ध्यान रखना, स्पाइरो समारा। समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ओलंपिक गान, जिसे ओलंपिक एंथम भी कह सकते हैं, जिसको आप आज ही जाकर सुनना भाई, ओलंपिक एंथम को। ठीक है, यहाँ नहीं बजा सकता ड्यू टू कॉपीराइट, बाकी आप ओलंपिक एंथम को जाके सुनना आज। ठीक है, ध्यान रखना और कमेंट में बताना कि भाई हमने सुन लिया है। आगे चलो, अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो कि सारे नियमों का संचालन करती है। किसकी? जितने भी आप ओलंपिक आप देख रहे हो, इनके नियम, क्या नियम लागू होंगे भाई, किस कंट्री के सदस्य पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये सब कौन डिसाइड करता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ये मैं कहूँ पूरा आयोजन जो होता है ओलंपिक्स का वो इसी समिति के अंतर्गत होता है, आपको पता होना चाहिए। देखो, अगर मैं स्थापना की बात करता हूँ तो कब हुआ था? 23 जून 1894, क्योंकि 1894 में आपके जो आधुनिक ओलंपिक स्टार्ट भी हुए थे। क्यों? क्योंकि यही इसी दिन, या कहूँ 1894 में ही जो है यहाँ पर ये तय हुआ था कि हर 4 साल में क्या होंगे, हर 4 साल में जो आपके ओलंपिक है वो होंगे। ध्यान रखना। मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर है। ठीक है ना, तो लुसाने में इसका मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का, जो कि पूछ सकता है आपसे एमसीक्यू में। आगे चलें, अब देखो मेन जो क्वेश्चन बनता है ना आपके एग्जाम में वो यही बनता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से कार्य क्या है, या इसका रोल क्या है, भूमिका क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, आपको जो बताने वाला वही लिखना है, चाहे भूमिका पूछ ले, चाहे कार्य पूछे, चाहे इंपॉर्टेंस आपसे पूछ ले, आपको यही लिखना है। चलो भाई देखते हैं। तो पहले देखो भाई, पहला जो सा कार्य है वो है भाई ओलंपिक खेलों के आयोजन स्थल का निर्णय लेना, कि भाई ओलंपिक जो खेल होंगे यहाँ पर इनका आयोजन कहाँ पर होगा, आयोजन स्थल चुनना है। पहला काम तो ये हो गया ओलंपिक समिति का। दूसरा कि भाई प्रतियोगिताओं के लिए मौलिक नियमों का निर्धारण करना, कि जो प्रतियोगिता होने वाली, जो कंपटीशन होने वाला है
उसके कौन कौन से नियम होंगे उसको बनाना, उसका निर्धारण करना, ठीक है ना भाई। अच्छे नियम बनेंगे तभी तो अनुशासन डिसिप्लिन तरीके से क्या होगा, जो ओलंपिक है वो चलता रहेगा 16 दिनों तक। और खेल संस्थाओं को बढ़ावा देना और उनकी सहायता करना, जितनी भी खेल संस्थाएं हैं, ठीक है, जितनी भी खेल संस्थाएं जो कि भाई खेलों को बढ़ावा देती हैं, तो उनकी सहायता करना भी समिति का काम है, या करती है, ध्यान रखना। आगे बात करूं, खेल कार्यक्रमों के संचालन और खेलों में मेजबान देशों का चुनाव करने के साथ साथ नए सदस्यों का भी चयन करना, ठीक है। तो खेल कार्यक्रम का संचालन तो करती है ये समिति, वो तो ठीक है। और खेलों में मेजबान देशों का चुनाव करना कि भाई खेल होंगे कहाँ पे, कौन उस खेल को मेजबान करेगा, उनका चुनाव भी समिति करती है। और नए सदस्यों का चयन भी करा जाता है कि भाई और कौन सी कंट्री शामिल होगी इसके अंदर, ये भी समिति ही करती है, ध्यान रखना, इसका काम होता है ये भी। आगे चलूं, और ओलंपिक आंदोलन को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव या पक्षपात के विरुद्ध कार्रवाई करना। कि भाई ओलंपिक आंदोलन का मतलब यहाँ पर ओलंपिक खेलों से ही है। जो भी ओलंपिक खेल है उसमें कोई भी ऐसा फैक्टर जो काम, ठीक है, जो बाधा डाल रहा है ओलंपिक खेलों के अंदर, जो भेदभाव कर रहा है, पक्षपात कर रहा है, उसके विरुद्ध कार्रवाई करी जाती है, ध्यान रखना। उसके बाद अपना ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मामला कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कब बनी, कहाँ पर इसका मुख्यालय है, क्या कैसा काम होते हैं, मैंने उतना ही बताया जितना आप लिख सको एग्जाम में, ठीक है, और आसान, आपको आसान तरीके से बताया है। अब एक राष्ट्रीय ओलंपिक समिति भी है, जो काम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के लगभग वो इसी के हैं, बट वो राष्ट्रीय स्तर पर हो जाते हैं, ध्यान रखना है। तो ओलंपिक सिद्धांतों मूल्यों को अपने देश में बढ़ावा देना, जो हर कंट्री का जो कंट्री के अंदर जो राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, तो अपने देश के अंदर ओलंपिक सिद्धांतों को, जो ओलंपिक सिद्धांत मैंने मूल्य और सिद्धांत बताए मैंने स्टार्टिंग में ही, उनको अपने देश में बढ़ावा देना। और ओलंपिक संविधान का पालन करना। ओलंपिक संविधान का मतलब यहाँ पर है कि जो ओलंपिक के कानून हैं, ओलंपिक के जो नियम हैं, ओलंपिक के जो नियम हैं उसको क्या करना, पालन करना। और सभी के लिए खेल और खेल प्रदर्शन में विकास को प्रोत्साहित करना, ठीक है ना भाई। सभी अपने देश के अंदर सभी के लिए खेल और खेल प्रदर्शन, खेल परफॉर्मेंस को, विकास को बढ़ावा देना है, प्रोत्साहित करना है, मदद करनी है। और खेलों में भेदभाव व हिंसा के विरुद्ध कार्रवाई भी करनी है। अगर खेलों के विरुद्ध कोई भेदभाव आपको देखने को मिल रहा है, या सब समान अवसर आपको देखने को नहीं मिल रहे खेल के अंदर, कंट्री के अंदर, या हिंसा हो रही है, तो इसके विरुद्ध कार्रवाई कौन करेगी, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ही करेगी। और विश्व डोपिंग रोधी संहिता को मानना और लागू करना, ठीक है ना। विश्व डोपिंग रोधी यानी डोपिंग का मतलब वही होता है कि भाई जो ओलंपिक समिति ने बैन कर रखे हैं ऐसे पदार्थ जो खिलाड़ी अपनी प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए यूज करता है, उसको रोकना है। रोधी संहिता है ना, वो जो लागू कर रखा है इसको मानना है ओलंपिक समिति को, और इसको लागू भी करना है। समझ आ गया, इसके काम है राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का ध्यान रखना है। और आगे देखिए, खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल के उपायों को भी समर्थन देना है, ठीक है। जो खिलाड़ी हैं, अब एक कंट्री से जो खिलाड़ी जा रहे हैं ना भाई, उनका भी ध्यान रखना है, उनके स्वास्थ्य को, उनके चिकित्सा की देखभाल के उपायों को समर्थन करना है। और अपने स्वायत्तता की रक्षा करना व किसी भी राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक दबाव में ना आना। तो यहाँ पर ये बताया जाता है जो राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो अपनी है, इसकी स्वायत्तता की रक्षा होनी चाहिए। स्वायत्तता का मतलब होता है ऑटोनॉमी। क्या होता है भाई, मतलब ऑटोनॉमी, ठीक है, ये एन है, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब यहाँ पर है भाई छूट होना। कोई भी राजनीतिक, धार्मिक या आर्थिक दबाव ना बनाया जाए राष्ट्रीय ओलंपिक समिति पर, और इस समिति को आना भी नहीं है, ध्यान रखना है। इस समिति के बारे में जो यहाँ पर राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के लिए बात कही गई है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के संविधान में, ठीक है, जो ओलंपिक संविधान है, ध्यान रखना है। और ओलंपिक संविधान के अनुसार खिलाड़ियों, अधिकारियों और ओलंपिक के लिए चुनना व भेजना, ठीक है ना। ओलंपिक संविधान के अनुसार कि जो राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है वो खिलाड़ियों को, अधिकारियों को ओलंपिक के लिए चुनती है और भेजना, इनका काम है, ठीक है ना, उस कंट्री से। और ओलंपिक संविधान के अनुसार अपने देश के प्रशासन और सरकार के साथ मधुर और सामंजस्य संबंध भी रखना राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का काम होता है। क्योंकि जहाँ की गवर्नमेंट है उनसे मधुर संबंध रखना और सामंजस्य संबंध रखना, यानी एक तरह से मेल जोल वाला संबंध रखना है, ताकि जो खेल में कोई रुकावट ना आपको देखने को मिले। आई होप आपको समझ आया होगा जो मैंने आपको बातें बताई हैं। तो यहाँ पर जो आपका चैप्टर है फिनिश होता है, आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ भी डाउट है भाई कमेंट कर दो अभी से, ठीक है। जो जो मैंने आपसे कमेंट में पूछा उसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बता देना। बाकी चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, अब आप खुश हो जाओ भाई, ठीक है। और मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर के साथ। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।